बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और थैंक यू फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस। अच्छा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक में जो चैप्टर 4 है उसमें सबसे लेंथी डिराइवेशन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आज हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना है। अब जरा गौर से देखिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कहते कैसे हैं। देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। आप उस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठाकर दूर हाइट पे लेकर जा रहे हो और बहुत दूर हाइट तक, बहुत ज्यादा हाइट तक, एक इंफिनिटी पॉइंट तक आप उसको ले जाते हो। कहां तक ले जाते हो? इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट का मतलब अननोन पॉइंट, वेरी डिस्टेंट पॉइंट को इंफिनिटी पॉइंट कहते हैं। इस प्रोसेस में मुझे ये बताइए कि आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के आप बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हो। क्या आप वर्क डन कर रहे हो? यस, कर रहे हैं। फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है, ठीक है, और हम कहते हैं कि बॉडी में वर्क डन हो गया। अब जब बॉडी उस इंफिनिटी पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो बॉडी के अंदर जो वर्क डन हुआ है एनर्जी के फॉर्म में, उस एनर्जी का एक खास नाम है एंड दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है उसका? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? अभी मैं दिखाता हूं बेटा। डेफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं? डेफिनेशन आप कुछ यूं करेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज रेज्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू एन अननोन पॉइंट या इंफिनिटी पॉइंट या वेरी डिस्टेंट पॉइंट, ठीक है। So the energy stored in the body is called absolute potential energy. तो आप कहेंगे the amount of energy stored in a body, the amount of energy stored in a body when the body is raised from surface of earth to infinity point, ठीक है। इंफिनिटी पॉइंट या अननोन पॉइंट या इंफिनिटी पॉइंट, या आप कह लें कि आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए जी, अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और से देखिए बेटा, मैं कहता हूं कि दिस इज सरफेस ऑफ, मैं कहता हूं कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ। सही हो गया। मैंने यहां पर एक बॉडी ऑफ मास m रखा हुआ था। मैंने क्या किया है? सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी ऑफ मास m रखा हुआ। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मुझे ये बताइए कि क्या ये सेंटर ऑफ अर्थ है? बिल्कुल है। क्या ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ अर्थ है कि नहीं है? है। चलिए, अगर इसको मैं r1 कंसीडर कर लूं, कोई एतराज तो नहीं है आपको? अच्छा, अब चलिए मैं कहता हूं कि दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब मैं बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं। चलें जी,
मैंने बॉडी को इस पॉइंट तक पहुंचा दिया, से दिस इज पॉइंट नंबर 2। सही हो गया? चलें, बॉडी को मैं ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं, ठीक है? चले, बहुत ज्यादा हाइट तक मैं बॉडी को लेकर जा रहा हूं। चले, ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, चले ये बहुत दूर कोई पॉइंट है, बहुत ज्यादा दूर कोई पॉइंट है। चले, इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि ये इंफिनिटी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंफिनिटी पॉइंट है, या बहुत दूर कोई पॉइंट है। चले, मुझे ये बताइए, इस पॉइंट का नाम कंसीडर कर लिया मैंने n। इस पॉइंट का क्या नाम कंसीडर कर लिया? n। लास्ट पॉइंट कह सकता हूं? अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या इस लास्ट पॉइंट से जो पहले वाला पॉइंट होगा वो सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं होगा? होगा कि नहीं? अच्छा, n लास्ट पॉइंट था, तो सेकंड लास्ट पॉइंट n-1 नहीं होगा। लास्ट से एक कम सेकंड लास्ट होगा। यहां तक कोई मसला तो नहीं होगा। मैं वो स्लो जा रहा हूं क्योंकि ये लेंथी डेरिवेशन है, घबराना नहीं है आपने, परेशान नहीं होना। सही है? अच्छा जी, बेटा मुझे ये बताइए कि पॉइंट 1 से सेंटर तक के डिस्टेंस को मैंने क्या कंसीडर किया था? r1। सही हो गया? अच्छा, चले, इस पॉइंट नंबर 2 से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को अगर मैं r2 कंसीडर कर लूं, कोई एतराज तो नहीं है आपको? अच्छा, चलें, ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट नजर आ रहा है, इस सेकंड लास्ट पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको Rn-1 कंसीडर कर लूं, कोई एतराज तो नहीं है आपको? रेडियस ऑफ सेकंड लास्ट पॉइंट। चलें, क्या ये जो लास्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस लास्ट पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको Rn कंसीडर कर लूं, कोई एतराज तो नहीं है आपको? यहां तक ठीक है ना? सही कह रहा हूं? अब जरा गौर से देखिए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है। मैं क्या कर रहा था? मैं बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से किसी सर्टेन हाइट तक लेकर जा रहा था। आई वॉज रेजिंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ पॉइंट आउटसाइड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से मैं बाहर लेकर जा रहा था, और चले जी, मैंने उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया। ठीक हो गया? अब जरा और से देखिए, मुझे ये बताइए, ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है, ये किस चीज की डायग्राम है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डायग्राम। चलिए, अब हम आगे फर्दर डिराइवेशंस की तरफ चलते हैं। डिराइवेशंस की तरफ आ जाए। बेटा मुझे ये बताइए कि आप वर्क डन करवा रहे हो ना? वर्क डन की हमारे पास जो इक्वेशन होती है, दैट इज W इक्वल टू F डॉट D। F डॉट D होती है, F डॉट S भी बास लोग लेते हैं, ले सकते हैं, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, चले, ये जो फोर्स यहां आपको नजर आ रहा है ना, ये कौन सा फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है? याद रखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें, मैंने लिख दिया कि यहां पर ये जो आपको F नजर आ रहा है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें जी, लेट हमारे पास यहां पर जो m1 है, क्या वो मास ऑफ अर्थ नहीं है? है कि नहीं?
और m2 मास ऑफ बॉडी नहीं है, ये बॉडी है ना, बॉडी ऑफ मास m, सही कह रहा हूं। अच्छा, ये जो r स्क्वायर नजर आ रहा है, चले इसको मैंने r1 r2 के इक्वल ले लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों r स्क्वायर r1 r2 के इक्वल लिया है, इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना कंसीडर कर लें कि r स्क्वायर मैंने किसके इक्वल ले लिया, r1 r2। ये कैसे आता है वो मैं बताता हूं। अगर मैं ये डिराइव करने में लग गया कि r स्क्वायर r1 r2 कैसे होता है, तो ये डिराइवेशन फर्दर हमसे रह जाएगी। इसलिए मैंने फिलहाल आपको ये बता दिया कि आप कंसीडर कर लें कि r स्क्वायर r1 r2 के इक्वल। सही हो गया यहां तक? अच्छा, ये मैं बताता हूं कि कैसे आता है, आप फिलहाल इसको कंसीडर कर लें। अच्छा, ये जो d नजर आ रहा है, अगर इस d की बजाय मैं डेल r लिख लूं, r भी तो डिस्टेंस है ना, रेडियस डिस्टेंस ही होता है, लेंथ ही होती है, और मुझे मालूम है कि डेल r का क्या मतलब होता है, r2 माइनस r1। सही कह रहा हूं यहां तक, कोई मसला तो नहीं है ना। अब जरा गौर से देखिए, मैं यहां पर रिप्लेस करता हूं वैल्यूज को, रिप्लेसिंग वैल्यूज, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे कुछ यूं आ जाएगा। f की जगह मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल G, m1 की जगह मैं लिख लूंगा me, m2 की जगह पर क्या लिख लूंगा m, और r स्क्वायर की जगह क्या लिख लूंगा r1 r2, और डेल ये जो d है इसकी बजाय मैं क्या लिख लूंगा डेल r। बेटा यहां तक अगर किसी बच्ची को कोई भी मसला हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? सही हो गया? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइए कि मैं इसको अगर कुछ यूं लिख लूं, इस डेल r की बजाय अगर मैं r1 माइनस r2 लिख लूं, तो कोई एतराज है आपको? मैंने क्या किया, मैंने डेल r की बजाय r2 माइनस r1 लिख लिया। बेटा यहां तक सही हो गया है ना? अच्छा, अब जरा गौर से देखें, अगर मैं इसको कुछ यूं लिख लूं, अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ यूं लिख लूं कि w इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाय इनटू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2। बेटा कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैथ्स आपको आती होगी, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय z इक्वल टू x बाय z माइनस y बाय z लिख सकता हूं। जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर के जितने भी टर्म्स होते हैं उनके नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है, अगर दरम्यान में प्लस माइनस हो तो। सही कह रहा हूं? कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ यूं लिख लूं, कैपिटल G m r2 डिवाइडेड बाय r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2। बेटा यहां तक सही हो गया? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब यहां पर जरा करते हैं कैंसिलेशन। देखें, ये r2 इस r2 से फिनिश, ये r1 इस r1 से फिनिश। सही हो गया? क्या रह जाएगा आपके पास, w इज इक्वल टू कैपिटल G m 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। बेटा यहां तक कोई मसला तो नहीं? याद रखें कि ये जो मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूं, ये पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 के लिए फाइंड कर रहा हूं, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 के लिए फाइंड कर रहा हूं। याद रहे कि ये जो वर्क डन हमने फाइंड किया है, ये पॉइंट 1 से लेकर 2 तक के लिए किया। सही हो गया बेटा? अच्छा, यहां पर जो हमें इक्वेशन मिली है, w फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 के लिए क्या है जी, वो वर्क डन फ्रॉम 1 टू 2 की ये इक्वेशन है। बेटा आपको एक लॉजिक नजर आ रही है इसमें?
और वो लॉजिक ये है कि जब मैं वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 फाइंड करूंगा तो R1 पहले होगा R2 बाद में होगा। ऐसे ही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये डिराइवेशन कह रही है, समझ रहे हैं आप? ये डिराइवेशन के बाद हमने कंक्लूड किया कि जब आप वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 फाइंड करेंगे तो R1 पहले होगा R2 बाद में। ऐसे ही है। अच्छा, सही हो गया है ना? अब गौर से देखिए, ये तो हमने वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 फाइंड किया। अब अगर मैं वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 फाइंड करूं तो फिर क्या होगा? गौर से देखिए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, मैं फाइंड करता हूं वर्क डन फ्रॉम 2 to 3। तो क्या किया जाएगा? क्या होना चाहिए वर्क डन फ्रॉम 2 to 3? ये जो बाहर वाला टर्म है वो तो वैसे ही रहेगा ना, वो तो वैसे ही रहेगा। हम जब 1 to 2 जा रहे थे तो R1 पहले लिखा था, R2 बाद में लिखा था। जब 2 to 3 जाएंगे फिर क्या होगा? शाबाश, 1 over R2 minus 1 over R3। सही कह रहा हूं, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? मुझे ये बताइए कि ये तो मैंने वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 कर लिया। अगर मैं सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 to पॉइंट नंबर 4 लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? शाबाश, कुछ इस तरीके से लिखूंगा। ठीक कह रहा हूं? अच्छा, अब जरा गौर से देखें। सिमिलरली अगर मैं वर्क डन फ्रॉम सेकंड लास्ट टू लास्ट जाना चाहूं तो फिर क्या होगा? हाँ जी, फिर क्या होगा जी? गौर से देखें, कैपिटल G M E M 1 over R सेकंड लास्ट माइनस 1 over R लास्ट। ठीक कह रहा हूं? कोई मसला तो नहीं है? अब जरा आगे देखिए बेटा, स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। बेटा मुझे ये बताइए कि आप कंजर्वेटिव फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड तो कंजर्वेटिव होती है ना। अब जरा देखिए, मैं टोटल वर्क डन लिखता हूं कि टोटल वर्क डन जो है, फाइंडिंग टोटल वर्क डन। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं टोटल वर्क डन फाइंड करता हूं। तो ये जो टोटल वर्क डन होगा, ये वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 प्लस कैरीज ऑन, क्योंकि दरम्यान में तो और भी पॉइंट्स है, वो तो मैंने नहीं कर सकता, सारे तो नहीं कर सकता ना। वर्क डन फ्रॉम सेकंड लास्ट टू लास्ट। बेटा सही कह रहा हूं यहां तक? कोई मसला तो नहीं है ना किसी को? गौर से देखे बेटा, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, वैल्यूज को जरा पुट करें। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, जरा वैल्यूज को पुट करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, WT इज इक्वल टू, बेटा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 की क्या इक्वेशन थी? कैपिटल G M E M, कैपिटल G M E M 1 over R1 minus 1 over R2, 1 over R1 minus 1 over R2। सही कह रहा हूं? ये मैंने वर्क डन 1 to 2 के लिए किया। अब जरा देखिए जी, 2 to 3 के लिए क्या होगा? कैपिटल G M E M 1 over R2 minus 1 over R3। सही कह रहा हूं? ऐसे ही है। अच्छा, प्लस अगर मैं 3 to 4 जाना चाहूं तो फिर क्या होगा? कैपिटल G M E M into 1 over R3 minus 1 over R4। सही कह रहा हूं? अच्छा, प्लस कैरीज ऑन, अगर लास्ट के लिए लिखूंगा तो क्या होगा? कैपिटल G M E M 1 over सेकंड लास्ट R of n minus 1 और R of last। सही हो गया? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, जरा और से देखिए,
क्या इन तमाम टर्म्स में इस इक्वेशन में कैपिटल जी एम ई एम, कैपिटल जी एम ई एम, कैपिटल जी एम ई एम, कैपिटल जी एम ई एम सब में कॉमन है कि नहीं है? है ना। चलिए इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, सही है बेटा। ये साइड में इरेज कर रहा हूं, फर्स्ट साइड को मैं इरेज कर रहा हूं, सही है। अच्छा जल्दी से देख लीजिए, अब ये फर्स्ट साइड हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। हमने करना क्या है कि हमने इस कैपिटल जी एम ई एम को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। इसको हमने क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। अच्छा अब जब इसको आप कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या आएगा, देखिए जी, ये वाली साइड में इरेज कर देता हूं। मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4, टेकिंग कैपिटल जी एम ई एम कॉमन, इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने कॉमन ले लिया। जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो इससे आ जाएगा टोटल वर्क डन कैपिटल जी एम ई एम। अच्छा ये मैंने कॉमन ले लिया। पहले क्या रहे, पहले वाले टर्म में क्या रह जाएगा, 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2, तो मैं लिख लूंगा 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। सेकंड वाले टर्म में क्या रह जाएगा, 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r3 प्लस 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r3। थर्ड वाले में क्या रह जाएगा, 1 ओवर r3 माइनस 1 ओवर r4 प्लस 1 ओवर r3 माइनस 1 ओवर r4। सही कह रहा हूं यहां तक। अच्छा आगे अगर मैं कैरीज ऑन करूंगा, कैरीज ऑन 1 ओवर लास्ट rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर rn। सही कह रहा हूं, ठीक हो गया यहां तक बेटा, कोई मसला तो नहीं है किसी को। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताइए कि क्या ये माइनस 1 ओवर r2 है, क्या ये प्लस 1 ओवर r2 से फिनिश हो जाएगा? सही कह रहा हूं मैं, माइनस 1 ओवर r3 प्लस 1 ओवर r3 से कैंसिल हो जाएगा। क्या ये माइनस 1 ओवर r4 आगे जो प्लस के बाद डॉट के अंदर जो छुपा हुआ टर्म है उसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा? देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, फिर पहले माइनस है फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो अगला टर्म क्या होगा, प्लस होगा, कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वाले टर्म की तरफ आए, 1 ओवर r ऑफ n माइनस 1 सेकंड लास्ट, तो क्या इसका नेगेटिव वाला टर्म इसके पीछे नहीं है, डॉट के अंदर छुपा हुआ नहीं है ना, तो ये वाला टर्म अपने उस पीछे वाले टर्म से कट जाएगा। आपके पास कौन से टर्म्स रह जाएंगे, एक ये टर्म रह जाएगा, एक ये टर्म रह जाएगा, ये दोनों टर्म्स आपके पास रह जाएंगे और आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज WT इक्वल टू कैपिटल G M E M 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। सही कह रहा हूं यहां, कोई मसला तो नहीं है ना, समझ आती है? अच्छा जरा गौर से देखिए जी। बेटा मुझे एक बात बताइए, आपको मालूम है कि R1 जो आपने अभी डायग्राम में इरेज कर दिया, उसमें दिखा देता, R1 तो आपने रेडियस ऑफ अर्थ नहीं लिया हुआ था, लिया हुआ था, और Rn आपने इंफिनिटी पॉइंट नहीं लिया हुआ था, इंफिनिटी बहुत दूर कोई पॉइंट, इंफिनिटी, इंफिनिटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास किसका सिंबल है, इंफिनिटी का सिंबल है, समझ रहे हैं आप? अच्छा जी, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं, WT इक्वल टू कैपिटल G M E M 1 ओवर R1, R1 की बजाय मैं RE लिख लूंगा, माइनस 1 ओवर Rn की बजाय मैं क्या लिख लूंगा, इंफिनिटी। बेटा यहां तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ लीजिए, समझ में आ रही है? और उसे देखिए जी, मैं आपको मालूम है मैथ्स वाले कहते हैं, ये मैथ्स का फॉर्मूला है कि 1 ओवर इंफिनिटी से क्या आता है, 0। समझते हैं? ये मैथ्स का फॉर्मूला है कि 1 ओवर इंफिनिटी से क्या आता है, 0 आता है। बेटा मुझे ये बताइए कि इस टर्म से हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा।
ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी WT इक्वल टू कैपिटल G MEM इंटू 1/RE माइनस 0 लिख सकता हूं। अच्छा, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, गौर से देखें। WT इज इक्वल टू कैपिटल G MEM डिवाइडेड बाय RE, ये इक्वेशन मिल जाएगी। बेटा ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने टोटल वर्क डन की इक्वेशन फाइंड की, और ये वर्क डन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो ये इक्वेशन है। क्या है, ये इक्वेशन है। अब हम लिखेंगे कि स्टेप नंबर 5 आप कहेंगे सिंस this work done is stored inside the body in form of energy, ये जो है ये in form of energy stored होता है, which is called absolute potential energy, which is called absolute potential energy। इसको हम APE भी कह सकते हैं, APE एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हेंस हम यूं भी लिखेंगे, हम यूं भी लिख सकते हैं कि हेंस आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल G MEM डिवाइडेड बाय RE। बेटा सही कह रहा हूं यहां तक? अच्छा, ये हमने क्या किया, ये हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा हमने, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अभी ये टॉपिक नहीं खत्म, दिस इज नॉट फिनिश्ड येट, अभी थोड़ा सा एडवेंचर बाकी है, हौसला रखें, आगे चलते हैं। सही हो गया। एक और वर्ड आपको समझाता हूं, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या मतलब है एब्सोल्यूट पोटेंशियल का? एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास में कितनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी अगर उसको सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक ले जाया जाए। यूनिट मास 1 किलोग्राम मास, अगर इस 1 किलोग्राम मास वाले बॉडी को मैं सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी पॉइंट तक लेकर जाऊंगा तो इस बॉडी में कितनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। आप कहेंगे द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मास पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा, अब जरा गौर से देखिए जी, सही हो गया। अच्छा, अभी मैं ये सेंटर वाली साइड थोड़ी सी इरेज कर देता हूं। अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, अब हमने एक और वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका दूसरा नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी। बेटा कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? आप कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। आप कहेंगे
कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास called gravitational potential or absolute potential, जिसको हम absolute potential भी कह सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को मसला तो नहीं समझ आ रही है ना? अब जरा और से देखें, सही हो गया? अच्छा, इसको हम लोगों ने और से देखना है, सही हो गया? अच्छा, तो मैथमेटिकली आप कुछ यूं लिख सकते हैं, आप कुछ यूं लिखेंगे। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को मोस्टली हम V ऑफ x से रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। आप कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यूनिट मास में कितना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे कि V ऑफ x एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की क्या इक्वेशन थी हमारे पास? कैपिटल G m डिवाइडेड बाय RE। तो हम लिख लेंगे कैपिटल G m डिवाइडेड बाय RE डिवाइडेड पर यूनिट मास। तो मास को हम लिख लेते हैं m। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या होगा? ये RE कहां आ जाएगा? नीचे आ जाना चाहिए। तो इससे क्या मिल जाएगा? V ऑफ x इक्वल टू कैपिटल G m RE इंटू m, ऐसे आ जाएगा। ये m और ये m क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे। जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी? दैट इज V ऑफ x इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाय RE। ये जो इक्वेशन नजर आ रही है ये किस चीज की होगी? ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल की इक्वेशन। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब जरा और से देखिए, ये हमने जो डिराइव किया ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल की इक्वेशन है। किस चीज की इक्वेशन है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल की इक्वेशन है। सो याद रखें, आज का टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, बहुत लंबी चौड़ी डिराइवेशन की, ठीक है? याद रखें, ये हमेशा और हर साल पेपर में आता होता है और लंबी चौड़ी इसकी डिराइवेशन होती है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने घबराना नहीं। सही हो गया? इंशाल्लाह बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है। मेरी ये वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। और इंशाल्लाह फिजिक्स की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9, 10, MTK, ईटा, तमाम चीज़ों की वीडियो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग अपलोड करेंगे। और मुझे आपकी कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ मैं, आप लोगों की कमेंट्स और लाइक्स वगैरह भी मुझे पता लगते रहते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग मोटिवेट करते हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलती है हमें। हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई परेशानी है या कोई कंफ्यूजन है फिजिक्स रिलेटेड, तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल के ऊपर भी है। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। 0300 9793173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज के ऊपर जा सकते हैं। सर्च बार में लिखिए शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, इसके नाम से हमारा पेज है। आप हमें वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं, रिकमेंड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने सर्कल के अंदर। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इंस्टाग्राम सर्च बार पे लिखिए शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी, ठीक है? सो आपने हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है, अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।